हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 16 मार्च 2024 के करंट अफेयर के साथ। सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप स्टैटिक जीके के साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि भारत में जो गोंड जनजाति पाई जाती है, तो ये जहां पर रहते हैं उनके गांव में जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है? कर्णम कहा जाता है, पटेल, मान्य या फिर होत्र। तो आप में से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने पटेल आंसर किया है उन सभी का आंसर सही है। तो आज के बाद आप ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति के अंतर्गत ये जहां पे भी रहते हैं, इनके पूरे गांव का जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। इसके अलावा एक और बात, ये जो गोंड जनजाति है, ये अपने आप को एक और नाम देती है। ये अपने आप को क्या बोलते हैं? कोइटुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइटुर। ये भारत में पाई जाने वाली जनजातियों में से सबसे प्रमुख जनजाति है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, यूपी में, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा आपका तेलंगाना, इन सभी राज्यों में गोंड जनजाति पाई जाती है। और आपको पता है होत्र किसको बोलते हैं? जब वैदिक पीरियड चल रहा था, तो वेदों के टाइम पे जो उस टाइम पे साधु हुआ करते थे, ठीक है, या फिर जो संत हुआ करते थे, उनको होत्र बोला जाता था। और जो फीमेल साधु हुआ करती थी, मतलब महिला संत या महिला साधु हुआ करती थी, उनको होत्री बोलते थे। क्या बोलते थे? होत्री। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि यूथ अफेयर्स मिनिस्टर तो हैं ही हैं और ये ब्रॉडकास्ट मंत्री भी हैं, तो इनके द्वारा पीबी शब्द नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और ये उनके लिए लॉन्च किया गया है जो कि भारत में न्यूज़ को सर्कुलेट करने का काम करते हैं, मतलब जो मीडिया चैनल्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो इसमें पहले बी का मतलब क्या है? तो यहाँ पर पीबी का मतलब आपको बता दूं, प्रसार भारती है इसका मतलब है। क्या नाम है? प्रसार भारती। और अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो पीबी के बाद शब्द का मतलब है शेयर्ड ऑडियो विजुअल ब्रॉडकास्ट डेसिमिनेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है। प्रसार भारती का ही चैनल जो है ये है डीडी न्यूज। इन्होंने क्या किया है, ये पीबी शब्द नाम का जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसमें ये डेली के डेली भारत सरकार की जो न्यूज फीड होंगी वो दिया करेंगे। मतलब एक तरीके से ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हुआ करेगी। भारत सरकार हर एक क्षेत्र में जहां कुछ भी कर रही है वो सारी न्यूज देना इनका काम होगा। तो मीडिया चैनल्स अब रेफर किए जाएंगे, इसलिए कि यहाँ से उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन उठानी है वो कहाँ से लें? पीबी शब्द से लें। देखिए इससे एक और खास बात होगी कि कई बार आपने देखा होगा मीडिया चैनल्स जो हैं ये झूठी इंफॉर्मेशन चला देते हैं। तो यहाँ पर सरकार का कहना ये है कि भई हम आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं और हमारा कहना है कि हमारे से जुड़ी हुई जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी वो यहीं पर आएगी। तो आप कृपया करके न्यूज़ यहीं से पिक करें। और प्रसार भारती जो है इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और इसके सीईओ हैं गौरव द्विवेदी। कौन है? गौरव द्विवेदी। फॉरेन सेक्रेटरी जो भारत के हैं, जिनको विदेश सचिव कहा जाता है, विनय मोहन क्वात्रा, इनका कार्यकाल भारत सरकार ने कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो अगले 6 महीनों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दूं 30 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। इससे पहले एक बार 2 साल के लिए इनका कार्यकाल 2022 में बढ़ाया गया था। तो अब 30 अप्रैल को इनका कार्यभार खत्म हो रहा था, लेकिन आपको पता ही है लोकसभा के इलेक्शन लगे हुए हैं। इस वजह से अगले 6 महीने तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अब ये अक्टूबर के आखिर में जाके रिटायर होंगे। और विनय मोहन कात्रा जो कि इस टाइम पे विदेश सचिव हैं, ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को। हाल ही में चुनाव आयोग में नए इलेक्शन कमिश्नर्स के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं, एक तो ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। ये दोनों नए इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया बने हैं। आपको याद होगा एक सप्ताह पहले मैंने आपको बताया था, जो अरुण गोयल हैं, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अपने पद से। ये इलेक्शन कमिश्नर थे। और इनसे भी पहले फरवरी के महीने में अनूप चंद्र पांडे जो हैं, इनका रिटायरमेंट आ गया था। तो अरुण गोयल के रेजिग्नेशन के बाद राजीव कुमार जो कि भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत इकलौते अधिकारी रह गए थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अब भारत सरकार हाल फिलहाल में पूरी कोशिश है कि नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करेगी, क्योंकि राजीव कुमार अकेले इतने बड़े लोकसभा के इलेक्शंस को कैसे देख पाएंगे। और वही हुआ, इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो अब इसी के अंतर्गत तीनों अधिकारी आ गए हैं और लोकसभा के इलेक्शन तो बहुत ही जल्द चालू होने वाले हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आप दोनों के नाम ध्यान रखिए, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह साधु, इन दोनों का
तत्काल प्रभाव से इसीलिए किया गया है। हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल 324 में प्रावधान है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यही कारण है कि हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यान रहे, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये हैं नायब सिंह सैनी। कौन है? नायब सिंह सैनी। ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 लॉन्च करी गई है? तो इसको हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है समझ लीजिए। जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना है, इसको हैवी इंडस्ट्रीज ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और जो हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय है, ये टारगेट लेकर चल रही है कि अगले 5 सालों में भारत के अंतर्गत टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ईवी कार्स, इन तीनों के प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाते जाना है, जिससे कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, उन पर डिपेंडेंसी कम होती जाए। वित्त मंत्रालय को यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया है कि इस प्रमोशन स्कीम के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से 500 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तो मतलब भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए अगले 5 सालों में भारत सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और एक और टारगेट लेकर चल रही है सरकार कि जो कारें हैं, ये अगले कुछ समय में 3,72,000 कारें लॉन्च करी जाएंगी, जो कि पूरे तरीके से भारत में बनाई जाएंगी। और टू व्हीलर्स की अगर बात करें तो 3,33,000 करीब टू व्हीलर्स लॉन्च किए जाएंगे। ये भी पूरे तरीके से मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के अंतर्गत होंगे। और थ्री व्हीलर्स की बात करें तो करीब 39,000 थ्री व्हीलर्स भारत में बनाए जाएंगे पूरे तरीके से। 2024 की रणजी ट्रॉफी फाइनली किसने जीत ली है? तो इस बार मुंबई ने एक बार फिर से रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, फाइनल में विदर्भ को हराकर। विदर्भ गुजरात की टीम है। आपको पता है रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? पहली बार यह ट्रॉफी सन 1934 में खेली गई थी। और आज तक ये अपने आप में एक रिकॉर्ड टाइम है कि मुंबई ने ये 42वीं बार है जब रणजी ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। मतलब आप सोच कर देखिए, 1934 से लेकर आज 2024 तक करीब 90 साल हो गए हैं। 90 सालों में मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी अपने नाम करी है। मुंबई के कोई आसपास भी नहीं है रणजी ट्रॉफी जीतने में। और विदर्भ को 169 रन से इन्होंने इस बार हराया। और इस बार जो मुंबई की टीम है, इनको 10 करोड़ रुपए का प्राइज दिया गया है। बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपए अनाउंस किए थे और 5 करोड़ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अनाउंस किए गए हैं। तो टोटल इस टीम को 10 करोड़ रुपए एज अ प्राइज मनी मिलेगा। इस बार का जो फाइनल है, ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। एक बहुत ही बड़ा एंड ग्रेट अनाउंसमेंट है, क्योंकि मैंने पिछले प्लेटफॉर्म्स इसीलिए छोड़े, वहां पे नौकरियां इसलिए छोड़ी कि मैं हमेशा से चाहता था कि शिक्षा आपकी पैसे के अभाव में नहीं रुकनी चाहिए। आज मेरा जन्मदिन है, मेरा बर्थडे है आज। इस उपलक्ष्य में मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ वो बिल्कुल करूंगा। आप पूरा रीजनिंग बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से 1 रुपए में केवल परचेज कर सकते हैं। गुरु दक्षिणा तो मैं लेता ही लेता हूँ, 1 रुपए ही काफी होगा। और आप पूरा रीजनिंग का बैच, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, आप कहीं भी क्वालिफाई कर पाओगे इस रीजनिंग के बैच से। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ है। इसी तरीके से कंप्लीट मैथ्स का बैच सिर्फ 1 रुपए में, और कंप्लीट इंग्लिश का बैच भी सिर्फ 1 रुपए में आप अवेल कर सकते हो। इन बैचेस के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दिए हुए हैं। और आज 24 घंटे के लिए जीएसजीके का फाउंडेशन बैच में भी मेरे 50% का ऑफर है। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही अवेलेबल है, तो आप अवेल कर सकते हैं। तो आज आपके पास ये बहाना बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। आपके लिए 3 रुपए में आपको सारी यहाँ पर तीनों बैचेस पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो आप ये अच्छे मौके को बिल्कुल भी ना गंवाएं, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आज मेरा जन्मदिन है, कुछ अलग मैं कर पाऊँ किसी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे। और ये इसके थंबनेल हैं, आप इसी तरीके से देख लीजिएगा। एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर भी आपको अलग से बैचेस दिख जाएंगे। यही वो बैचेस हैं, ओनली 1 रुपी प्राइस में। हाल ही में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कौन से दिन मनाया गया? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया गया? 15 मार्च को। और इस बार इसकी थीम क्या रही? इसकी थीम रही फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। इस दिवस को पहली बार 15 मार्च 1983 को मनाया गया था। फरवरी के महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना रहा? तो भारत में फरवरी के महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स रहा इस बार 0.20%। ठीक है। और जनवरी के महीने में ये था 0.27%। तो ये अब घटकर सॉरी बढ़कर हो गया है 0.20%। और ये तब हो पाया है
जब पिछले एक महीने में सरकार की तरफ से कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मशीनरी, मोटर वाहन इन सभी के रेट्स में थोड़ी बढ़ोतरी करी गई है, क्योंकि बाजार का जो इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन करना ही सरकार की जिम्मेदारी होती है, आरबीआई की जिम्मेदारी है। तो अगर ये 0.27 से 0.20 हो गया है तो बेहतर कंडीशन हुई है या नहीं? जी हाँ, बेहतर कंडीशन हुई है बाजार की। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये तो बात हो गई होलसेल प्राइस इंडेक्स फरवरी का इतना रहा। अगर आपसे पूछा जाए रिटेल प्राइस इंडेक्स कितना रहा, मतलब खुदरा मूल्य सूचकांक कितना रहा, तो रहा 5.09%। ये कौन सा भारतीय संस्थान है जिसने इसराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक एक्ट साइन किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए? तो ये है हमारा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली और इसराइल का एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये दोनों आपस में मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करेंगे और दोनों एक दूसरे से अपने आइडियाज एंड इनोवेशंस को शेयर करेंगे। भारत और इसराइल के बीच में आरएनडी के ऊपर ये पैक्ट बहुत पहले साइन हो चुका था, उसी का ये रिजल्ट है। इसराइल की अगर बात करें तो वहां पर इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू। ये आज तक के इसराइल के सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री हैं। बाकी इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की स्थापना 1953 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है इसराइल का एक शहर जिसको बोलते हैं लॉर्ड। क्या बोलते हैं? लॉर्ड। और इसके सीईओ हैं बोज लेवाई। क्या नाम है? बोज लेवाई। भारत ने कौन से देश के साथ लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर एक नया एमओयू साइन किया है? मतलब भारत इस देश के साथ कानून और विवाद से जुड़े हुए समाधानों की ओर देख रहा है। तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर और भारत एक दूसरे के साथ आए हैं, दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन किया है इस नज़रिए से कि कभी भी कानूनों को लेकर या विवादों को लेकर अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए हम नया एक माइलस्टोन सेट करेंगे, दोनों आपस में बैठकर बात करेंगे। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली शीम लूंग। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ली शीन लूंग। ठीक है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, रशिया की कैपिटल है मॉस्को और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ये कौन है जो कि हाल ही में नॉर्थन कोल्डफील्ड लिमिटेड के नए चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो ये है अधिकारी बी साई राम। क्या नाम है? बी साई राम। तो कोलफील्ड्स लिमिटेड का जो नॉर्थन जोन है अब उसकी पदभार ये संभालेंगे और इन्होंने कोलफील्ड के क्षेत्र में 33 साल अभी तक दे चुके हैं ये अपने ड्यूटी में। अच्छा खासा इन्हें नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, एक रिच एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये टेक्निकल डायरेक्टर भी रह चुके हैं सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में, जो कि रांची पर स्थित है। अब ये नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड को संभालेंगे। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा हाल ही में दो नई एयर सर्विसेज शुरू करी गई हैं? एक जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्री टूरिज्म एयर सर्विस और दूसरी जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्री रिलीजियस टूरिज्म हेली सर्विस। तो इसको लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा। तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। ये जो श्री टूरिज्म एयर सर्विस है इसके अंतर्गत एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी चलाई जाएगी। मतलब कहने का ये है कि इसमें इंदौर से लेकर उज्जैन महाकालेश्वर तक एक फ्लाइट चलेगी और एक डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी इंदौर से लेकर ओमकारेश्वर तक। ठीक है। तो जो श्रद्धालु हैं वो इंदौर से महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जा पाएंगे दर्शन करने के लिए। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर सर्विस है ये कई जगहों के लिए चलेगी, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर ओरछा के लिए चलेगी, दतिया के लिए चलेगी, मैहर में जो माता का मंदिर है उसके लिए चलेगी। मध्य प्रदेश में गवर्नर कौन है? ये है मांगू भाई पटेल। कौन है? मांगू भाई पटेल। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया 2022 का। इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो इस बार भारत ने 134वीं रैंक सिक्योर करी है। भारत इस बार एक पायदान ऊपर आया है। 2021 की रैंकिंग में भारत ने 135वीं रैंक सिक्योर करी थी। और इस बार टॉप किसने किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो इसमें टॉप करने वाला देश है स्विट्जरलैंड। ये रहा नंबर 1 पे। नंबर 2 पर रहा नॉर्वे और नंबर 3 पर रहा है आइसलैंड। नंबर 4 पर रहा है हांगकांग और नंबर 5 पर रहा है डेनमार्क। और अगर लास्ट की बात करें तो सबसे लास्ट में रहा है अफगानिस्तान। और अगर नेबर कंट्रीज में हम बात करें तो चाइना की पोजीशन 75th रही है और पाकिस्तान की पोजीशन 164वीं रही है। ये कौन सा देश है जिसने अभी अपनी संसद में टिकटॉक को पूरे तरीके से बैन करने के लिए एक नया प्रस्ताव रखा और उसे पूरे तरीके से पारित भी कर दिया है? मतलब प्रॉपर वोटिंग मिल गई है उसे। ये एक तरीके से बिल पास हो गया है।
तो ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जे बिडेन की सरकार है। और हाल ही में अमेरिकी सरकार के द्वारा वहां की पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्ताव रखा गया और इस बिल में ये बात कही गई कि अमेरिका के अंतर्गत 170 मिलियन यूजर हैं जो कि टिकटॉक को आज की डेट में यूज कर रहे हैं, और अमेरिकी सरकार ने कहा इसके तहत कि उन सभी का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है लगातार, ऐसा उनकी एजेंसीज का कहना है। तो इस वजह से वो इस बिल को चाहते हैं कि पूरे तरीके से मंजूरी मिले ताकि टिकटॉक को अमेरिका से बैन किया जा सके। और करीब करीब 60 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया है, लेकिन 350 से ज्यादा लोगों ने इसके फेवर में वोट किया, जिसकी वजह से ये बिल आसानी से पास हो गया। इसके एवज में कल के दिन चाइना ने अमेरिका को धमकी भी दे दी है। चाइना ने तुरंत बोला उस टाइम पर, जैसे ये बिल पास हुआ, चाइना ने स्टेटमेंट दिया है कि ये बैकफायर करेगा अमेरिका को एक दिन। और ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, एंड स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं मानव का जो आहार होता है, जो हमारी डाइट होती है, उसमें एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। और आज मेरे बर्थडे के दिन जो आपको ऑफर मिल रहा है, इसका लाभ उठाना मत भूलिए आज रात 12 बजे तक। ये तीनों बैच आप 1 रुपए में मात्र प्राप्त कर सकते हैं। मेरी स्टैटिक जीके की जो बुक है, वो भी आप आज ही अमेजोन से अपने घर मंगा सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, जिसमें मैंने 1800 से ज़्यादा टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन कवर किए हैं, और साथ में 81 टॉपिक आपके स्टैटिक जीके के पूरे कवर किए हुए हैं टेबुलर फॉर्मेट में। तो ये जो बुक का लिंक है, ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो और मेरे साथ इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए।